हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपको काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, एटलीस्ट वो डेवलप हुआ होगा आपका एक। और मेरी कोशिश यही है कि एटलीस्ट भले ठीक है, मुझे भी पता है कि है ना, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो पूरा सिलेबस पढ़ ले। इवन क्या होता है कि जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा भी होता है, मान लीजिए 6 महीने लग के या साल भर लग के अच्छे से तैयारी कर भी ली, तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ जाके उस चीज़ को पूरा 100% एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में अंतर होता है। आप प्लानिंग तो कर लो जितना मर्जी चाहो, लेकिन उस प्लानिंग को एक्चुअली वैसा का वैसा एग्जीक्यूट करना, उन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक अप्रोच चाहिए कि भाई आपके सामने सवाल हो, भले आपको उसके बारे में पता है तो उसको अप्रोच कैसे करना है, मान लो उसको नहीं पता तो अप्रोच कैसे करना है, दोनों में बहुत फर्क है। और जो सिस्टमेटिकली शांत रह के आराम से स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको अप्रोच करोगे, तो मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है, बिलीफ क्या है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो नेट है वो आराम से क्वालिफाई हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, हड़बड़ी मचाओगे, जल्दी जल्दी पैनिक करोगे, है ना, क्वेश्चन को बिना पढ़े ही उसको सॉल्व करने लग जाओगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। चलिए, तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच सीखते हैं 71 से लेकर 75 तक कैसे होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द करेक्ट मैच फॉर द मिथाइल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल इन कॉलम पी एंड देयर टोपिसिटी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मतलब होता है टोपिसिटी का। तो आई होप आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, है ना। टोपिसिटी का फिर भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। देखिए, टोपिसिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप या ज्योमेट्रिकल पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट ग्रुप, जिसके बारे में ये पूछा गया है। तो टोपिसिटी को आप बस इतना समझ सकते हो कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब एक हो सकता है, जैसे आपको पता है, होमोटोपिक। होमोटोपिक का मतलब है दोनों आइडेंटिटी। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, टोपिक टोपिसिटी जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप। तो क्या होता है होमोटोपिक का मतलब, होमोटोपिक का मतलब दे आर सेम, दे आर हैविंग सेम रिलेशनशिप। सेम रिलेशनशिप मतलब क्या, दे आर क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, इसको घुमा दूं 180 डिग्री से, तो क्या मॉलिक्यूल बदल जाएगा। मॉलिक्यूल को घुमा लूँ, फिरा लूँ, उलट लूँ, पलट लूँ, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से मॉलिक्यूल नहीं बदलेगा, बस उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को घुमा के फिरा के उलट के पलट के ये प्रूफ कर दूँ कि पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम ही है, मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, अब मैंने क्या किया, पहले मॉलिक्यूल को घुमाया, उल्टा पलटा और कुछ ऐसे कर दिया कि बिल्कुल किसके जैसा देखने लगा, दूसरे के जैसे, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, नहीं, मैं बोलूंगा कि दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम। क्योंकि मॉलिक्यूल को घुमाने से, उलटने से, पलटने से मॉलिक्यूल तो ना बदलेगा, उसका ओरिएंटेशन ही बदलता है। ओरिएंटेशन बदलेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल होगा तो इसका मतलब वो दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, होमोटोपिक। तो होमोटोपिक की पहचान सबसे अच्छी ये है कि अगर आप उसको किसी एक प्रॉपर एक्सिस के लोग, जनरली C2 एक्सिस होती है, मतलब 180 डिग्री से रोटेट करना, C3 एक्सिस 120 डिग्री से रोटेट करना। तो अगर आप उसे रोटेट करके उन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हो, आइडेंटिकल प्रूफ कर सकते हो, तो वो कहलाता है होमोटोपिक। तो होमोटोपिक ग्रुप वो होते हैं दैट आर एक्सचेंजेबल बाई, अब देखो केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम कैसे बोलते हैं, दे आर एक्सचेंजेबल बाई C2 और C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर C2 और C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग वो इंटरचेंजेबल हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, होमोटोपिक। फिर एक क्या आता है आपका, फिर एक क्या आता है आपका, एनेंशियोटोपिक। एनेंशियोटोपिक क्या होते हैं, एनेंशियोटोपिक का नाम से समझ में आ रहा है, जो एनेंशियोमर्स बनाते हैं। अब एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर वो स्टीरियोआइसोमर होते हैं जो एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज समझते हो, मतलब बिल्कुल परछाई होते हैं। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की क्या दिख गए मुझे, मिरर इमेज, तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग बोलूंगा, नहीं, मैं बोलूंगा कि दोनों भी क्या है, सेम है। तो ऐसे रिलेशनशिप जो, या ऐसे ग्रुप्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, वो एनिशियोटोपिक कहलाते हैं। और अल्टीमेटली ये क्या बनाते हैं, एनिशियोमर्स। और एनिशियोमर के लिए क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मॉलिक्यूल में प्लेनो सिमेट्री दिख जाए।
मतलब ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है। अब बीच में मैं अगर एक से एक प्लेन पास कर दूं तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की क्या दिखेंगे, मिरर इमेज। तो जब भी रिलेशनशिप मिरर इमेज की बन जाए वो एनिशोमर्स होंगे। और रिलेशनशिप क्या होगी, एनिशोमर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को, और एनिशोटोपिक मतलब उनके बीच के रिलेशनशिप को बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एनिशोमर्स हैं तो उनकी रिलेशनशिप एनिशोटोपिक कहलाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है या तो आपको उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए, इवन उसमें भी क्या दिख सकती है आपको, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? और फिर तीसरा होता है एक आपका डायस्टीरियोटोपिक। अब ये डायस्टीरियोटोपिक क्या होता है, जो डायस्टीरियोमर बनाते हैं। और डायस्टीरियोमर आपको पता है एक ऐसे स्टीरियोआइसोमर होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ना तो इसको घुमा के फिरा के उलट के पलट के मैं इसमें कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, और ना ये मॉलिक्यूल इस दूसरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दिख रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर। तो डायस्टीरियोमर वो होते हैं that are neither exchangeable by C2 axis और neither they are the mirror image of each other। मतलब ना तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे सिमेट्री से चेक करके हम उन दोनों के टोपिसिटी या उन दोनों का ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका और है, हम यही चीज़ उनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी चेक कर सकते हैं आर एस। बट क्या होगा कि अगर आप देखो दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे मतलब आपको दो बार आर एस निकालना पड़ेगा, और ऐसे तीन हैं तो टोटल 6 बार आर एस निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये टाइम कंज्यूमिंग है। सिमिट्री आपको एक मस्ट मोर फास्टर वे देती है ताकि आप मॉलिक्यूल को इजिली एंड एक्यूरेटली, है ना, उस चीज़ के बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सको। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा इसको देखिए जूम कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ए बी और सी में सबसे पहले देखूँ तो सबसे आसान मुझे क्या लगता है, सबसे आसान मुझे ये लगता है अगर मैं सी को देखूँ तो सी में ये जो दो रिंग है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ए बी और सी तीनों कंपाउंड्स ये स्पाइरो कंपाउंड्स है बेटा। स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है, एक रिंग हॉरिजॉन्टल होती है और एक रिंग वर्टिकल होती है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक प्लेन में नहीं होते हैं, ये शायद आपको लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे एलिन्स हो गए, स्पाइरो बाइफेनल कंपाउंड्स, इनमें क्या होता है कि इनमें एक रिंग हॉरिजॉन्टल होती है और एक रिंग वर्टिकल होती है। अब उससे फर्क क्या पड़ता है, तो वेज का मतलब क्या होता है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर एक रिंग हॉरिजॉन्टल है, इस पर मैंने एक ग्रुप ऊपर की तरफ रखा है वेज पर, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, और जो डैश पर होगा वो आपको नीचे की तरफ दिखेगा। लेकिन वही चीज़ सोचो कि ऊपर की तरफ है। अब मैं इसको क्या करूँ, ऐसे देखो दिखा रहा हूँ, वर्टिकल ही कर दूँ। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब क्या किया, वर्टिकल। तो जो पहले हॉरिजॉन्टल था, जब मैंने इसको वर्टिकल किया तो ये ग्रुप अब आपको आपकी तरफ दिख रहा होगा, तो ये होगा आगे की तरफ, और जो इसके पीछे लगा होगा वो होगा पीछे की तरफ। तो वेज का मतलब क्या होता है, तो बहुत से बच्चों को क्या होता है ना बेटा, यही कन्फ्यूजन होता है कि वेज का मतलब क्या, ऊपर के नीचे, आगे के पीछे। वो डिपेंड करता है रिंग पे। अगर हॉरिजॉन्टल रिंग है, हॉरिजॉन्टली आप उसे फ्लैट चेक कर रहे हो, जैसे आप मान लो जो कॉपी लिखते हो, अगर आप उस कॉपी में मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहे हो, प्लेनर ड्रॉ कर रहे हो, तो वेज का मतलब होता है ऊपर की तरफ और डैश का मतलब होता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर उसको आपको 3D वर्टिकल में आप शो कर रहे हो, तो वेज का मतलब होता है आपकी तरफ, आगे की तरफ, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि इन दो मिथाइल्स को अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो कंपाउंड की वजह से ये रिंग क्या हो जाएगी आपकी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो बेटा कि अगर मैं यहाँ से एक ऐसी एक्सिस पास कर दूँ, ठीक है, ये वाली एक्सिस, और इसको घुमा दूँ कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। तो जब ये दो रिंग के बीच से एक ऐसी एक्सिस पास करूंगा और उसको 180 डिग्री से घुमाऊंगा, तो आपको नहीं लगता कि जो रिंग हॉरिजॉन्टल है वो 180 डिग्री घूम के कहाँ चली जाएगी, वर्टिकल, और वर्टिकल वाली घूम के कहाँ चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो जो ग्रुप ऊपर की तरफ है वो ऐसे, देखो ध्यान से, ये ग्रुप ऊपर की तरफ है, जब ये वर्टिकल रिंग में आएंगे तो यही ग्रुप अब आपको कहाँ दिखेंगे, क्योंकि मिथाइल ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ शो किया, ऊपर की तरफ मतलब वर्टिकल रिंग में ये पॉइंट करेगा आपकी तरफ। तो कहने का मतलब जब मैं इसको घुमाऊंगा 180 डिग्री से, और ऐसे घुमा रहा हूँ, देखना मॉलिक्यूल को देखो, 180 डिग्री घुमाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाने का मतलब क्या है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। बट आप क्या कर रहे हो, इस एक्सेस के थ्रू घुमा रहे हो, तो मॉलिक्यूल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, प्लेन में घूमेगा। तो जब प्लेन में घूमेगा तो होगा क्या कि ये जो मिथाइल है हॉरिजॉन्टल रिंग में, वो यहाँ आ जाएगा। देखिए, देख सकते हैं आप, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट दिख रहा है। और ये वाला मिथाइल ये घूम के कहाँ चला जाएगा, यहाँ 180 डिग्री पे। तो मैंने इन दोनों मिथाइल्स को इंटरचेंज कर दिया बाय कौन सी एक्सिस, C2 एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, होमोटोपिक। दैट मीन्स
ए जो है वो आपका होमोटोपिक है। होमोटोपिक है मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 का, ए 2 है। तो बेटा जब ए 2 है तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए का ऑप्शन वो 1 है और ये 3, तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, मतलब ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। ठीक है। आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आप देखोगे तो क्लियरली सी को 1 दिया है और तीसरे वाले में सी को 3 दिया है, तो मैं 3 को देख लूँ डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि सी इन तीनों में आप देख रहे हो कि इनके बीच का रिलेशनशिप बताना बहुत आसान है। क्यों? ये जो रिंग दिख रही है आपको, वर्टिकल रिंग, ये जिस प्लेन में होगी, वर्टिकल प्लेन में होगी, इसको मैं अगर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली हॉरिजॉन्टल रिंग आधी आधी कट जाएगी, और आधी आधी जब ये कटेगी तो इस कार्बन पे ऊपर की तरफ मिथाइल दिखेगा और यहाँ नीचे की तरफ मिथाइल दिखेगा। मतलब जब ये प्लेन जा रहा है वर्टिकल प्लेन और इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो एक मिथाइल ऊपर की तरफ और एक मिथाइल नीचे की तरफ, तो ये जो प्लेन है इसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल एक दूसरे की क्या दिखेंगे मुझे, मिरर इमेज। उसका मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, एनेंशियोटोपिक हो गया। और एनिसोटोपिक वाला ऑप्शन कौन सा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो सी का क्या आएगा, 1। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अप्रोच समझ में आया, आई होप आप लोगों को किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा ये एनएमआर का है, तो एनएमआर ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले हमको सारा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ डेटा देख के एटलीस्ट एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए कि मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है। अब जैसे ये डेटा को अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूंगा तो देखिए मेरे लिए इसमें से जो की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। पहला कि एक सिग्नल मिल रहा है जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 11.8। 11.8 केमिकल शिफ्ट का आना मतलब डेल्टा की वैल्यू 10 से ऊपर जाना, ये क्लियरली इंडिकेट करता है या तो आपके मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, या आपके पास क्या है, फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन से जुड़ा OH। इन्हीं दोनों की वजह से आपको पीक जो है वो 11 से या 10 से ऊपर मिलती है, तो हमेशा इनकी पीक्स 10 से ऊपर ही मिलेगी आपको, एरोमेटिक एल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो 11.8 और वो भी सिंगल 1 हाइड्रोजन है, तो वो OH की ही पीक होगी, ये भी कंफर्म हो रहा है यहाँ पे हमको। तो ये तो पता चल गया कि हमारे मॉलिक्यूल में क्या है, OH है। तो अब आप चेक कर लो, OH वाले आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, तो जो पहला ऑप्शन हम सिरे से खारिज कर सकते हैं वो कौन सा है, वो हमारा ये वाला है, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। नाउ वी लुक एट 2, 3 एंड 4। अब आगे बढ़ने से पहले इन दोनों में रिलेशनशिप देख लो कि क्या है ना, थोड़ा सा एक सर्वे कर लो। कैसे, आप देखो OH लगा हुआ है, अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक नेचर देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि OH जो है एक स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप है, मिथाइल ये +H या +I ग्रुप है, और जो COCH3 है ये एक -M ग्रुप है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक नेचर से अब हम आगे केमिकल शिफ्ट से एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा कि 3 सेट्स 7.69 पे, 7.35 पे और 6.86 पे, ये सिग्नल्स जो है ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स की होती है। तो एरोमेटिक प्रोटॉन अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में अगर कोई ग्रुप नहीं लगे तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये 7.2 पे देते हैं, 7.2 पे देते हैं अगर कोई ग्रुप नहीं लगे। लेकिन अगर सोचो इसके बगल में मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे, और इस केस में बेंजीन की हो जाएगी डी शील्डिंग, और जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ये 7.2 से बढ़ जाएगी। इट विल मूव टुवर्ड डाउनफील्ड, डाउनफील्ड मतलब अवे फ्रॉम द TMS। और यही अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते, इस बेंजीन में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पंप कर देते, उस वजह से क्या होता, उस वजह से इसकी और ज़्यादा क्या हो जाती, शील्डिंग, और शील्डिंग हो जाती तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 से क्या आ जाती, कम आ जाती। और इसी चीज़ का फ़ायदा हम यहाँ उठाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 7.6 है, 7.35 है जो कि आसपास ही है, और एक 6.86 है। मतलब एक प्रोटॉन ऐसा है जिसकी 7.2 से काफ़ी ज़्यादा आ रही है 7.6, और एक प्रोटॉन ऐसा है जिसकी 7.2 से काफ़ी कम आ रही है। तो डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में क्या होगा, तो जिसकी 7.6 आ रही है उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और जिसकी 6.86 आ रही है उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इसकी 7.35 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोटॉन है जिस पर केमिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। अब आइए चेक करते हैं। नेक्स्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा आपको किससे, कपलिंग कांस्टेंट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें। तो जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.6 आ रही है
उसका कपलिंग कांस्टेंट 2.3 है, और एरोमेटिक प्रोटॉन्स में जो कपलिंग कांस्टेंट 2.3 या 2 से 3 के बीच में आता है, इट इंडिकेट्स अ मेटा कपलिंग, मतलब ये प्रोटॉन्स मेटा कपल्ड होंगे। जे की वैल्यू अगर 8 हर्ट्ज के आसपास आती है, ये इंडिकेट करते हैं ऑर्थो कपलिंग। पैरा कपलिंग जनरली नहीं होती, बहुत रेयर होती, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, दैट इज फॉर पैरा कपलिंग। तो हम पैरा कपलिंग को जनरली नहीं कंसिडर करते, केवल ऑर्थो और मेटा करते हैं। तो इसका मतलब ये आपको क्या दे रहा है, डबलेट और 2.3 हर्ट्ज पे। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोटॉन होना चाहिए जो इसके साथ क्या रिलेशनशिप रखे, मेटा पोजिशन। तो इस प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें, इसको हम H1 दे दे, तो इस H1 का जो सिग्नल है इस H2 की वजह से, मान लेते हैं किस में स्प्लिट होगा, डबलेट में, और डबलेट में स्प्लिट होगा, और इसके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट आएगा वो आएगा 2.3। अब आगे बढ़ते हैं, 7.3 डबलेट ऑफ डबलेट, और 6.86 इसके लिए भी मुझे क्या मिल रहा है, डबलेट मिल रहा है। अब इसके लिए डबलेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रोटॉन है जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एक तो 6.86 आ रही है, मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, और साथ ही साथ ये सिग्नल भी क्या दे रहा है, डबलेट दे रहा है। इसका मतलब इसके विसिनल, मतलब इसकी कहना चाहिए इसके नेबरिंग प्रोटॉन्स पे एक ही हाइड्रोजन होगा, जिसकी वजह से डबलेट मिल रहा है। अब एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा, वो डिपेंड करता है इसके कपलिंग कांस्टेंट से, J इज इक्वल टू 8.5। क्योंकि डबलेट मिल रहा है तो डेफिनेटली एक ही होगा, और J इज इक्वल टू 8.5 हर्ट्ज है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका, ये ऑर्थो होगा। ठीक है, अब ऑर्थो कहाँ कहाँ हो सकता है देखिए। तो पहले तो हमने H1 और H2 के बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट हमको ये पता है कि 6.86 कहाँ है, 6.86 है, और ये डबलेट दे रहा है, और J इज इक्वल टू 8.5 ये बता रहा है कि ये ऑर्थो कपलिंग है। सिमिलरली 7.35 वाला प्रोटॉन ये डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, मतलब इसके बगल में दो प्रोटॉन्स हैं और दोनों डिफरेंट है, तो उनकी स्प्लिटिंग भी डिफरेंट हो रही है, एक 8.5 ऑर्थो कपलिंग और एक 2.3 मेटा कपलिंग। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि अब आप बता सकते हो कि मेरा प्रोटॉन्स कहाँ होगा। तो अगर मैं इस प्रोटॉन को यहाँ लगाता, सपोज करो H3, जस्ट मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, H3 लगाता, तो ये दोनों इसके ऑर्थो हो गए, लेकिन बेटा ये इसके क्या हो गया, पैरा हो गया। ठीक है, तो ये कपल नहीं कर सकते। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्या कि ऐसे एनालाइज करोगे बहुत टाइम लगेगा, आप ऑप्शन को देख के भी एनालाइज कर सकते हो। कैसे, देखिए वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑप्शन को देख के एनालाइज कर सकते हो। हटा देते हैं इसको, सी पहला तो नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही है। दूसरे वाले में बस ये चेक करो, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है। ठीक है, इनके 3 सिग्नल्स मिलेंगे, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग है। ठीक है, अब बस इनके बीच का रिलेशनशिप देख लो, तो ये H और ये H मेटा पोजीशन पर है। अच्छा, इस H के बगल में मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसके बगल में COCH3 जो कि एक -M ग्रुप है। तो मैंने आपको कहा था कि एक अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और एक अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि इसका -M इसके इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पार्शियली डीशील्डिंग होगी, तो 7.2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और वो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 7.35 से। तो ये हमें क्या दे रहा है, डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है। तो डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इसके एक ऑर्थो पे होना चाहिए और एक मेटा पे होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको चेक करोगे बेटा, क्या इसके ऑर्थो पे कोई है, ठीक है, तो इसके ऑर्थो पे कोई है, हाँ है, तो ये दोनों प्रोटॉन्स इसके ऑर्थो पे है, और ये इसके किस पर है, मेटा पे। ठीक है, और इसमें चेक करें तो एक H और एक H, ये भी ऑर्थो पे और ये भी मेटा पे। और इसके लिए चेक करें तो ये इसके लिए ऑर्थो पे, ये इसके लिए मेटा पे। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, दो दो ऑर्थो मिल रहा है, मतलब ये इसके साथ ऑर्थो पे है, ये इसके साथ ऑर्थो पे है, और ये इन दोनों के ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पोजीशन की वजह से, तो फिर ये वाले हाइड्रोजन का जो सिग्नल है इन दोनों की वजह से ऑर्थो, डबलेट ऑफ डबलेट मतलब दोनों के लिए ऑर्थो कपलिंग होनी चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता। आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। मैंने पहले तो ये चेक कर लिया कि OH है तो OCH3 वाला मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। दूसरा हमने ये चेक कर लिया कि जो चौथा ऑप्शन है इसमें तीनों प्रोटॉन एक एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो जो बीच वाला हाइड्रोजन है ये इसकी वजह से डबलेट में स्प्लिट होगा, नीचे वाले की वजह से डबलेट में स्प्लिट होगा। तो डबलेट ऑफ डबलेट तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि दोनों ऑर्थो है तो इनका कपलिंग कांस्टेंट भी 8 हर्ट्ज के आसपास होगा। तो जिसके लिए आपको डबलेट ऑफ डबलेट मिल रहा है
वो एक दे रहा है 8.5 पे और एक दे रहा है 2.3 पे, मतलब एक ऑर्थो है और एक मेटा है, उसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बस बच गया, आप इन दोनों में चेक कर लो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं इन 2 और 3 ऑप्शन में से, देखिए क्या हो रहा है अब इन 2 और 3 में से। तो इनमें से अगर आप चेक करोगे, इस एक एक करके चेक करते हैं बेटा। ये वाले प्रोटॉन की अगर हम बात करें, अब इनको नंबर दे देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हम H1 कह रहे हैं, इसको H2 कह रहे हैं, इसको H3 कह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर H1 को एनालाइज करें तो H1 का सिग्नल OH के ऑर्थो पर है, ठीक है। तो ऑर्थो पे प्लस M लगेगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि शील्डिंग होगी, ठीक है। एक एक करके अब एनालाइज कर रहे हैं, शील्डिंग होगी तो 7.2 से कम मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऑर्थो है, ठीक है, और ये मतलब ये H2 ऑर्थो है और ये H3 पैरा है, तो पैरा पे कपलिंग होगी नहीं, तो क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। और 7.2 से काफ़ी कम मिलेगा क्योंकि OH का प्लस M लग रहा है, तो क्या है, हाँ 6.86 हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, 6.86 जिसके लिए डबलेट है। और जे क्या बता रहा है, 8.5 हर्ट्ज, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये इस H के साथ ऑर्थो कपलिंग पर है। तो 8.5 हर्ट्ज क्लियरली ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। तो H1 के लिए डेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। H2 के लिए अगर डेटा देखें बेटा, तो H2 के लिए ये ऑर्थो है और ये H1 ऑर्थो है और H3 क्या है, मेटा। अब ये जो है ये क्या है आपका CH3 प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन मिथाइल का जो प्लस आई है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में। इसकी वजह से क्या होगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। और ऊपर से यहाँ पे इस COCH3 का -M भी लग रहा है, पैरा पोजिशन पे लगता है, रेजोनेंस जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पे लगता है। तो -M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बढ़ रही है, तो नेट इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। तो 7.2 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मुझे कौन सा दिख रहा है, 7.35, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल कह सकते हैं, वैल्यू लगभग क्लोज टू 7.2 और ये 7.35 पे दिख रहा है। स्प्लिटिंग का ऑर्डर देखें तो क्या होना चाहिए, तो H2 का सिग्नल H1 की वजह से ऑर्थो कपलिंग डबलेट और H3 की वजह से भी डबलेट, तो इसका मतलब इट शुड गिव यू अ डबलेट ऑफ डबलेट। ऑर्थो कपलिंग की वजह से जे जो होना चाहिए 8 के पास होना चाहिए और मेटा कपलिंग की वजह से 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। हो रहा है क्या, हाँ डबलेट और डबलेट दिख रहा है, 8.5 दिख रहा है, 2.3 दिख रहा है, तो इसका सिग्नल भी मैच कर रहा है। तो जब इसका मैच कर गया तो H3 का तो मैच कर ही जाएगा, क्यों, H3 जो है इन दोनों के बिल्कुल बगल में, तो इसकी वजह से H3 H2 के लिए क्या है और मेटा, और H1 के लिए क्या है पैरा, तो पैरा कपलिंग होंगी नहीं। तो इसका मतलब H3 क्योंकि -M के ऑर्थो पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें आपको, डी शील्डिंग मिल भी रहा है, डी शील्डिंग 7.69 पर आपको, और मिलना क्या चाहिए, केवल डबलेट मिल भी रहा है। मेटा कपलिंग है तो 2.3 हर्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो तीनों सिग्नल मैच हो गए। तो 199.99% ये ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ही है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेना ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। जस्ट टू बी 99% यही है। लेट्स चेक वंस मोर कि क्या ये हो सकता है क्या। अब अगर इसका सिग्नल देखोगे तो इसमें H1 में, इस H2 में और इस H3 में कोई अंतर दिखेगा नहीं क्योंकि पोजीशनिंग तो सेम है, बस सब्स्टिट्यूएंट का फ़र्क है। क्या फ़र्क है बेटा, कि ये जो H3 का सिग्नल है, अब ये OH के क्या हो गया बगल में, तो इसका +M लग रहा है और इसका -M लग रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो H3 का सिग्नल की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.35 जो उसके आसपास आ रही थी वो आनी चाहिए, और उसके लिए सिर्फ हमें क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा, क्योंकि H3 H2 के मेटा पे है और H1 के पैरा पे, तो पैरा पे होगा नहीं, H2 की वजह से डबलेट ही मिलेगा, और वो भी मेटा कपलिंग, तो मतलब J की वैल्यू 2 से लेके 3 हर्ट्ज के बीच में आएगी। तो क्या 7.35 का सिग्नल सिर्फ आपको डबलेट दे रहा है, नहीं बेटा, ये आपको डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बारीक सवाल था थोड़ा सा, है ना, इसीलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे, भले 5 मिनट लगा ठीक है, लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि हमारे 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। थोड़ा बहुत भी इधर उधर जल्दी करने की कोशिश करते और सिग्नल का इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता, लंका लग जाती आपकी, है ना। लंका लग जाती इन द सेंस मतलब इससे जैसे स्लैंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। अब देखो बच्चे, तो फिजिकल का है आपका, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 73।
है ना। क्या पूछ रहा है ये, एट 100 पास्कल 500 केल्विन द नंबर ऑफ कोलिशंस आर्गन एटम मेक्स ऑन अ सॉलिड सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्लोज टू। तो बेटा यहाँ आपको निकालनी पड़ेगी क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड स्टार। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने एटम्स एक सेकेंड में पर यूनिट एरिया टकरा रहे हैं कंटेनर की वॉल से। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो कोलाइड करते हैं, तो हमको ये चेक करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितने एटम्स कोलाइड कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा होती है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, मतलब एक गिवन यूनिट एरिया में एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला पी अपॉन अंडर रूट ऑफ 2πm/kT। 2π तो पता ही है, m जो है वो मास है एटम का। अब देखिए बेटा मास यहाँ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्या, 40 ग्राम पर मोल। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 100 पास्कल। अब पास्कल आपको पता है बेटा एसआई यूनिट होती है, तो हम किस में काम करेंगे, एसआई यूनिट में काम करेंगे। और मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। तो पहले हम ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। तो ये हो गया बेटा केजी में। दूसरा क्या है बेटा, ये पर मोल के लिए। पर मोल का मतलब ये होता है कि एक मोल का मास है ये, और हमको एक मोल का मास नहीं चाहिए, हमको एक एटम का मास चाहिए। हमको ये पता करना है ना कि कितने एटम्स टकरा रहे हैं, तो जो एटम जब टकरा रहे हैं तो हमें एटम का मास चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 6.023 × 10⁻23। तो इतने एटम्स का मतलब Na एटम्स का जो मास है वो कितना है, 40 × 10⁻³ kg। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको बस Na से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 40 × 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई Na। ठीक है। अब हम वैल्यू को देखिए बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जेड स्टार निकालने के लिए, लेकिन ये जो निकालेंगे ये 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया निकालेंगे, और हमको 10 सेकेंड दिया हुआ है और टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 1 सेकेंड में इतना आ गया तो इतने सेकेंड में कितना आएगा, वो तो आसान है निकालना। तो 100 अपॉन पास्कल की वैल्यू अब देखना ध्यान से, 2 × 3.14 इंटू मास कितना ले बेटा, 40 × 10⁻³ kg डिवाइड बाई Na। इसकी वैल्यू आप लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इनटू के क्या है बेटा हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23। ये सब ऐसा यूनिट में लिख रहा हूँ। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा हमको यहाँ पे, 500 केल्विन। अब आप इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको सॉल्व करना क्या ना, फॉर्मूला तो हो सकता है सबको मालूम हो, लेकिन इसको सॉल्व करना है अपने आप में एक ट्रिकी सवाल है। क्यों, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन आपको सिंपल वो वाला कैलकुलेटर नहीं अलाउड है जो आप यूज टू हो, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था बनती तो मैं आपको लाइव इसको सॉल्व करते हुए दिखाता हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों ये कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बिल्कुल देखिए चाहता तो मैं आपको छोड़ देता कि भैया ठीक है फॉर्मूला बता दिया है, वैल्यूज रख दी हैं, आप सॉल्व कर लो। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आप इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आप, मुझे पता है सॉल्व कैसे करते हैं, आप सॉल्व कैलकुलेटर से करते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके मोबाइल में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं आप उससे करते हैं। और ये टोटली बेटा डिफरेंट है। तो क्या होता है ना, बात ये हो गई कि चाइना में चले गए लड़ाई करने और तलवार लेके, तो वो लोग तो वैसे भी कुंग फू कराटे वाले हैं, तलवार को तो तुम्हारे यूं उठा के फेंक देंगे वो। तो बेसिकली जहाँ जाते हैं तो अस्त्र और शस्त्र उनके हिसाब से लिए जाते हैं। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे और वहाँ जाके ये कैलकुलेटर मिलेगा, ये टोटल एंटायरली डिफरेंट है। मतलब ये आप इंडिया में हो और वहाँ चाइना, एनालॉगी इस तरीके से देख सकते हो। तो इसमें आपको सॉल्व करना, तो अब इसमें सॉल्व करने का तरीका देखिए बेटा, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या करना है हमको, 100 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2πm/kT था रेड स्टार निकालने का। बिल्कुल आप रिलेट करना आपके सामने, अब क्योंकि मैंने इस खोल दिया है तो वापस हम नहीं जा सकते, बट वैल्यूज देखते हैं क्या क्या हो सकती है। तो पहले क्या करना है, पहले आप जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना उसे सॉल्व कर लो। तो पहले हम क्या करेंगे, 2πm/kT को सॉल्व करेंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे, फिर उसका इनवर्स लेंगे क्योंकि 1 है, और ऊपर फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रेशर 100 पास्कल है। फिर ये आ जाएगा 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम पे, 10 सेकेंड के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल एरिया जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले मैं देखिए क्या सॉल्व करूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले आप कीजिए 2 × पाई, पहले एक एक करके सॉल्व कर देते, तो 2 × पाई किया
बराबर करो तो कितना आ रहा है, देखिए 6.28 आ रहा है और ऊपर डिस्प्ले आ रहा है 6.28, 2 पाई एम, ठीक है, एम कितना है 40, लेकिन ये क्या है ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करना है, इसको कन्वर्ट करना है किससे, केजी में, तो पहले मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब केजी में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ अब इंटू 10⁻³ कैसे करोगे, तो अगर आप इंटू 10 लिखोगे तो वो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, और फिर आप -3 लिखोगे तो उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करके -3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 10⁻³ चाहिए। तो क्या करना है, इंटू लगाइए, किसकी पावर कितनी, 10 की कितनी पावर चाहिए आपको, -3, तो -3 कैसे लिखोगे, तो पहले लिखिए 3, ये लगाइए प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस का सिंबल दिख रहा है आपको, इसमें शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मेरा कर्सर अगर आपको दिख पा रहा है ये घूमता हुआ, तो ये वाला जो है ये प्लस माइनस का, ठीक है, तो इसको लगाइए -3, अब ये 10 की पावर, तो ये वाला जो है ना, ये वाला 10 की पावर x वाला, तो ये वाला हो गया, तो ये देखिए ऊपर भी दिख रहा है, अब इंटू मल्टीप्लाई कैसे, POY10 पावर ऑफ 10 इंटू -3 इधर कर दीजिए, ये आ गया, तो ये 40 इंटू 10 की पावर -3 आ गया, ठीक है। अब बेटा मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड भी करना है, किससे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो डिवाइड का साइन कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 6.023 इंटू, अब अगेन मेरे को क्या चाहिए, 10 की पावर 23 चाहिए, तो क्या करूँगा, पहले मैं 23 लिखूँगा, ठीक है, ठीक है, 23 लिखा, अब क्योंकि माइनस साइन नहीं चाहिए केवल प्लस चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ये हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए ये आ गया 4.17 इंटू 10 की पावर -25, ई की पावर -25 है, मतलब 10 की पावर -25 है, ठीक है। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, जो कि कितना है 1.38, कितना हो गया, ये हो गया, इंटू 10 की पावर -23, तो अगेन मैं क्या करूँगा, 23 पहले लिखूँगा, फिर यहाँ पे ये माइनस का साइन लगाऊंगा और फिर यहाँ पे ये 10 की पावर बराबर कर दूंगा, तो देखो कितना आ रहा है 5.75 इंटू 10 की पावर -48 आ गया, तो 2 पाई एम के हो गया, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं 500 से, हो गया, कितना आया देखिए बेटा 2.879 इंटू ई की पावर -45, तो ये 2 पाई एम के टी एम ने निकाल लिया। अब लेकिन इसका क्या चाहिए मेरे को, अंडर रूट चाहिए, तो ये वाला जो है ना, ये अंडर रूट वाला, अब इसको दबा दीजिए, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे का एक्सप्रेशन का अंडर रूट आ गया, तो 5.36 इंटू 10 की पावर -23 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको पता है ये 100/√2 पाई था ना, तो अब इसका इन्वर्स चाहिए, आप 100/√2 पाई एम के टी को कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू 1/√2 पाई एम के टी, तो ये 1/x का दिख रहा है, ये इन्वर्स का, अब मेरे को क्या करना है, इसका इन्वर्स ले लेना, तो इन्वर्स लेके देखिए क्या इतना आंसर आया 1.86 इंटू ई की पावर +22, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। अब इसको क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्रेशर है ना पास्कल, 100 पास्कल का, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया 100/√2 पाई एम के टी, तो ये हो गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये तो 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया है, तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में इतना होगा, और टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा कैलकुलेट, क्योंकि अभी मुझे कैलकुलेट करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एक बार चेक कर लो, हाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, तो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने पे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्यों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो अब इसको मेरे को बस क्या करना है 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही काम करूँगा, 4 लूँगा, माइनस लूँगा और इसका 10 लूँगा, और अब देखिए आंसर कितना आ गया मेरा 1.86 इंटू ई की पावर 21, लास्ट वाला फिगर अभी करें, सब पूरे को मतलब नहीं, केवल 2 डिजिट आप देख सकते हो, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 1.86 इंटू 10 की पावर 21। अब आ जाते हैं हम वापस अपने उस पर, तो आंसर कितना आ रहा था बेटा हमारे यहाँ पे 1.86 इंटू 10 की पावर 21, डेट इज क्लोज टू ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 10 की पावर 21 तो केवल एक ही ऑप्शन है, इनमें तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया हमारा 1। तो देखो बेटा कि अगर मैं आपको छोड़ देता आपके ऊपर,
तो आप इसको नहीं कर पाते, क्योंकि आप इसको किससे करते, अपने कैलकुलेटर से जो आपके मोबाइल पे है, साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला, है ना। तो ये आप देख रहे हो ना अप्रोच में, यही अप्रोच है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही सिखाना चाह रहा हूँ कि ये अप्रोच है, इस तरीके से करना है। आपको पता है फॉर्मूला, अब बहुत से लोगों को तो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो खैर छोड़ो, लेकिन जिसको पता है उसको भी करना तो ऐसे है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा कौन सा, 74, हेमेट प्लॉट। अब हेमेट प्लॉट क्या होता है, तो हेमेट प्लॉट बेसिकली हम जो प्लॉट करते हैं वो वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, लॉग के ऑब्जर्व्ड। अब ये क्या है, के मतलब होता है रेट कांस्टेंट, और ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं तो के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर द सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग एंड के डैश के नॉट फॉर द अनसब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो अब मैं पूरा अगर आपको समझाने जाऊँ हेमेट इक्वेशन तो अगेन ये पूरा का एक लेक्चर ही है, लेकिन इतना ध्यान रखिए हेमेट ने क्या किया था, जैसे बेंजीन का, जैसे आप एस्टर हाइड्रोलिसिस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एस्टर हाइड्रोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मान लीजिए COOR है, तो मान लो मैं इसका काइनेटिक्स स्टडी कर रहा हूँ, तो मान लीजिए इसका जो हाइड्रोलिसिस करवाया, तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, वाटर। वाटर इस पर अटैक करेगा, OR निकल जाएगा। हालांकि ये सही मैकेनिज्म नहीं है, ये SNE मैकेनिज्म से जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग मैं बस ये बता रहा हूँ कि वाटर का एडिशन होगा और इसका एलिमिनेशन होगा, SNAE मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो ये OR निकल जाएगा और इसकी जगह OH जुड़ जाएगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो इसका रेट कांस्टेंट लेट से उन्होंने कहा के नॉट, मतलब अभी हमने इस बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया। अब मान लो मैं इसको सब्स्टिट्यूटेड कर देता, एक्स लगा देता, एक्स के इलेक्ट्रॉनिक नेचर पे इसका रेट कांस्टेंट डिपेंड कर जाता। कैसे, आपको पता है कि जैसे ही मैं वाटर ऐड करूंगा ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर कैसे जा जाएगा, नेगेटिव। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, एनायनिक बनेगी। तो एक्स अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो ये इस एनायनिक ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और जैसे ही अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो गई, RDS स्टेबल हो गई, तो उसके बनने का रेट फास्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ा हुआ आएगा। तो एक्स इजिकल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं के डैश द सब्स्टिट्यूट। और यही अगर एक्स क्या हुआ बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पर नेगेटिव चार्ज है और एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा, खासकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो गई तो उसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इट विल बी स्लो, तो के डैश विल बी इफेक्टेड। तो हेमेट ने क्या किया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया सिग्मा, जिसको उसने कहा था हेमेट कांस्टेंट। तो हेमेट कांस्टेंट क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना, पॉजिटिव। और सिग्मा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो ये रेट को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा साइन, नेगेटिव। तो उसने प्लॉट किया लॉग के ऑब्जर्व वर्सेस सिग्मा के बीच का ग्राफ। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली लॉग के ऑब्जर्व वर्सेस सिग्मा, आइडियली इट शुड फॉलो a straight line. This is called as linear free energy relationship diagram, LFER, linear free energy relationship diagram। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। क्यों, कि जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, रेट फास्ट होगा। तो लॉग के अपॉन के, लॉग के ऑब्जर्व्ड आ रहा है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है हमारे पास, सिग्मा और लॉग के का नहीं, इसका स्लोप, भाई वाई और एक्स का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy/dx, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो बेसिकली लॉग के ऑब्जर्व अपन सिग्मा, इसका जो डेरिवेटिव है dy/dx का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसका स्लोप देख रहे हो बेटा, क्या आ रहा है इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम मेजर करते हैं एक और कॉन्स्टेंट से, जिसे हम कहते हैं रो जो है वो रिएक्शन कांस्टेंट है या रिएक्शन कोशिएंट है जिसे हम बोलते हैं। और ये कैसे देखते हैं हम, ये स्लोप से देखते हैं। तो अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन कोशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अभी आपको पता है क्योंकि सिग्मा पॉजिटिव है। और रो नेगेटिव आ रहा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, लाइक दिस। तो अगर नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसका मतलब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो रो का पॉजिटिव आना क्लियरली क्या इंडिकेट करता है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, एनायनिक है, इलेक्ट्रॉन्स इज बिल्डिंग अप इन द ट्रांजिशन स्टेट। तभी तो एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहे हैं, स्टेबल। और रो की वैल्यू नेगेटिव आना क्या इंडिकेट करती है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैटायनिक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हेमिट का। तो लॉग के ऑब्जर्व वर्सेस सिग्मा डैश शुड गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, बट समटाइम्स इन मैकेनिज्म लाइक दिस वी ऑब्जर्व अ चेंज इन मैकेनिज्म, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन 1 देखोगे और ऑप्शन 2 देखोगे तो हियर देखो, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ देखोगे ये 1 में और 2 में क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, चेंज इन मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ आपको 2 प्लॉट दिख रहे हैं। 2 प्लॉट का मतलब ये है कि रिएक्शन के कितने पॉसिबल मैकेनिज्म हैं, 2। क्योंकि अगर एक ही सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म होता तो स्ट्रेट लाइन आता, आइदर विद अ पॉजिटिव स्लोप और विद अ नेगेटिव स्लोप। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 स्लोप आ रहे हैं, 2 ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा, और लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट विल हैव अ टू डिफरेंट मैकेनिज्म। नाउ कौन सा मैकेनिज्म प्रिवेलेंट होगा वो हमें देखना है। तो जो मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये सबसे पहले क्या होगा, मीडिया एसिडिक लिया हुआ है, एसिडिक मीडियम है, OH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, क्या बनाएगा, OH2 पॉजिटिव, और ये वाटर बन के निकल जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बना है ना, और इंटरमीडिएट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो किसी भी स्पीसीज पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये जो पहली स्टेप है कार्बोकेटायन का बनना, एक तरीके से आप कह सकते हो ना, ये एक SN1 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप पहले निकलेगा और किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का। तो SN1 मैकेनिज्म में आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है बेटा, वो कैसी दिख रही है, कैटायनिक दिख रही है। कैटायनिक दिख रही है मतलब रो जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इन दैट वी कैन क्लियरली इंडिकेट बाय दिस स्लोप, ये देख लो नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसका। अब इसका थोड़ा मतलब समझते हैं बेटा क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे लॉग के ऑब्जर्व सबसे कम है, सबसे कम है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट सबसे स्लो, मतलब रेट कांस्टेंट, रेट बहुत क्या है, स्लो है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लेफ्ट से कहाँ, राइट से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो बेटा सिग्मा क्या इंडिकेट करता है, सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैंने आपको बताया कहाँ गया, सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और जैसे से आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो सिग्मा की वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। तो ये जो एक्स है इसके इलेक्ट्रॉनिक नेचर पे ये मैकेनिज्म डिपेंड करती है। देखिए कैसे, स्टार्टिंग में जब इसके पास यहाँ पे था, तो जैसे से आप क्या जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ, आप देख सकते हो मैकेनिज्म रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपके ट्रांजिशन स्टेट कैटायनिक है। तो जैसे से आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो सिग्मा की वैल्यू कम हो रही है, सिग्मा की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब सिग्मा अगर कम है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ये RDS स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ता जा रहा है इस एक्स का, तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, बढ़ा बड़ा बड़ा एक पॉइंट पर आया जब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया। अब इसके बाद देखो अगर आपने सिग्मा की वैल्यू और बढ़ाई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और बढ़ गया, लेट्स से बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, +M वाले ग्रुप लगा दिए, तो क्या होगा, इस RDS का, इस कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब यहाँ पे पॉज लो, समझ में आया यहाँ तक, सेकेंड पार्ट। तो ये तो पहला स्टेप था SN1 में कार्बोकेटायन का बनना। दूसरा स्टेप क्या था, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना और आपको प्रोडक्ट पता है, तो ये जो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं ताकि जगह हो, आप क्लैरिटी से समझ में आए। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है ये रिंग और ये रिंग आपस में क्या है, फ्यूज है। तो ये OH वाटर बन के निकल चुका है और ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। और क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से रिएक्टेंट मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये सेकंड स्टेप क्या होगी आपकी, फास्ट होगी।
अब आ जाओ वापस पहले वाले में। अब ध्यान से सुनना कि फिल्म की तरह समझ में चल के आ रहा है। इनिशियली पहला स्टेप कार्बोकेटाइन का बनना था, जो कि एक स्लो स्टेप था, और स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइन करती है, आरडीएस होता है। तो इनिशियली रेट बहुत कम था क्योंकि कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेट थी, और सिग्मा की वैल्यू एक्सट्रीम राइट पर लिया था आपने, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो आरडीएस है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आरडीएस अगर स्टेबल हो गया तो उसके बनने का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट। और दूसरा स्टेप पैरेलली क्या चल रहा है, साइक्लाइजेशन का। तो दो चीजें चल रही हैं, पहला आरडीएस और दूसरा साइक्लाइजेशन, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इनिशियली जब हम एक्सट्रीमली राइट पे थे तो ये आरडीएस स्लो था, साइक्लाइजेशन फास्ट था, इसलिए हमने इसको आरडीएस कहा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा। अब जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ रहा है, सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये स्टेप क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। क्यों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से जो स्टेबिलिटी होगी कैटन की वो बढ़ेगी। तो अगर आरडीएस की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो उसके बनने का रेट क्या होगा, फास्ट। तो अब ये स्टेप क्या होता जा रहा है, फास्ट। लेकिन साइक्लाइजेशन अभी भी फास्ट है एज कम्पेयर टू। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आप यहाँ टॉप पे आ जाओगे तो रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और इसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, दोस्तों, तो ये होगा कि अब इस आरडीएस की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये स्टेप बहुत फास्ट हो जाएगा। क्यों, कार्बोकेटाइन बना और बनते ही क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो जब ये स्टेप फास्ट हो जाएगा तो इसके कंपैरिजन में ये स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा साइक्लाइजेशन। तो जो स्टेप स्लो हो गया, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, आरडीएस, क्योंकि एक मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही आरडीएस होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैकेनिज्म में क्या हो गया, चेंज आ गया। चेंज कैसे आया, जब एक्स का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। तो अब ये आरडीएस क्या हो गई, ये स्टेप आरडीएस हो गई। और अगर ये आरडीएस स्टेप हो गई तो अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रो की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती जा रही है, एनायनिक होती जा रही है। और ट्रांजिशन स्टेट एनायनिक होती जाएगी तो ये रेट फर्दर फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों भाई, ट्रांजिशन स्टेट को तो आपको स्टेबल करना है, आप नहीं चाहते कि नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो, और आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो ये ग्राफ भी क्या होता जा रहा है, और नीचे की तरफ रेट कम होता जा रहा है। तो हियर यू विल गेट द चेंज इन मैकेनिज्म। समझ में आया, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही वाला हो जाएगा। ये वाला तो हो नहीं सकता, तो उल्टा ग्राफ चला दिया आपने। ठीक है, ये आपने उल्टा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि सिग्मा की वैल्यू बहुत हाई है तो रेट कांस्टेंट भी बहुत हाई है, ये तो हो ही नहीं सकता। सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और पहला स्टेप तो आरडीएस होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देंगे, तो रेट अपने आप क्या होना चाहिए, कम। तो सेकंड ग्राफ तो हो नहीं सकता। और ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है, ये सिंगल स्टेप में गई नहीं हुई है, ये कितना स्टेप में गई हुई है, दो स्टेप में गई हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 1 मोल ऑफ एन आइडियल एटॉमिक गैस एट 1 atm प्रेशर इज टेकन थ्रू द पीवी साइकिल। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है 1 से लेके केवल 2 तक का, पूरे के लिए नहीं पूछा, 1 से लेके 2 तक के लिए रिवर्सिबल वर्क डन कितना होगा। तो बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें हर मोमेंट पे, हर क्षण, हर सेकेंड जो गैस का इंटरनल प्रेशर होता है वो गैस के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो पहले और दूसरे प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछा है, और क्या पूछा है, चेंज इन एंथैल्पी, लेकिन किस में बेटा, किलो जूल में। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले स्टेप से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। तो अगर क्योंकि रिवर्सिबल है 1 से 2 से रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल। ठीक है, क्या होगा, इंटरनल प्रेशर कितना वो दिया हुआ देखिए गैस का, 1 atm माइनस 1 atm, और V2 माइनस V1 इज 44.8 माइनस 22.4। आप देख सकते हो V2 पर वॉल्यूम कितना है 44.8, इस पर कितना है 22.4। तो 44.8 माइनस 22.4 22.4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 22.4। लेकिन यूनिट क्या होगी बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में, और हमको पूछा है किसमें, किलो जूल में। तो एक रिलेशनशिप बेटा आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर ये बराबर होता है 101.325 जूल्स के।
ये थोड़ा सा कभी कभी टेक्नोलॉजी का ये डिसएडवांटेज भी है बेटा। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल्स होता है। तो अब मेरे को क्या करना है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो -22.4 इंटू किससे 101.325 ये जूल्स में आ जाएगा, और हमें किस में चाहिए, किलो जूल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था आप उसी से कैलकुलेट करिए, तो ये आएगा आपका -2.27 किलो जूल। तो -2.27 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकते। फिर क्या पूछा है आपको, एंथैल्पी पूछा है। तो जो तरीका मैंने आपको कैलकुलेटर से बताया था बेटा आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो डेल्टा एच क्या होता है एंथैल्पी का चेंज, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डी टी, तो वो डी एच होता है तो डेल्टा एच हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये उसने बोल ही दिया है कि जो गैस के मोल्स हैं वो कितने हैं बेटा 1 मोल, तो एन की वैल्यू 1 सी पी। अच्छा गैस कैसी दी हुई है मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो सी पी होता है वो 5/2 आर होता है। ठीक है, अब आर क्या लोगे बेटा, तो आर आपको लेना पड़ेगा 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा यूनिट में काम कर रहे हो। तो 5/2 आर इंटू डेल्टा टी, तो बेटा टी कैसे निकालोगे, हमको तो सिर्फ वॉल्यूम दिया है, तो आपको पता है क्योंकि हाँ सॉरी, क्योंकि ये इसने ये भी बोला है कि गैस कैसी है आइडियल, तो आइडियल गैस है तो पी वी इजिकल टू क्या यूज़ कर सकता हूँ एन आर टी। तो टी लेना है तो मुझे क्या चाहिए पी वी अपॉन एन आर। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी है 1, और प्रेशर की वैल्यू भी कितनी है 1, तो सीधा सीधा कितना हो गया वी अपॉन आर। तो टी डेल्टा टी चाहिए मतलब T2 - T1 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है तो T2 क्या हो जाएगा V2/R, और T1 क्या हो जाएगा V1/R। तो 1/R को अगेन बाहर ले लो, तो क्या हो गया बेटा 1 इंटू 5/2R इंटू 1/R। तो देख बेटा आर से आर कट गया, इंटू T2 - T1, तो बेसिकली ये वही आ गया V2 - V1। तो 5/2 कितना होता है 2.5 से इसको कितना करना है मल्टीप्लाई किससे 22.4 से, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 5.67 किलो जूल्स। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो ये किस में आएगा आपका अगेन लीटर एटीएम में, क्योंकि 22.4 लीटर है और प्रेशर आपने 1 एटीएम लिया हुआ था। तो अगेन इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.325, तो ये जूल्स में आ जाएगा, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो दैट यू कैन डू, तो अब आपको पता है कि कैसे करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5.67, यही वाला ऑप्शन इसका क्या आएगा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखी होगी। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको इसी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली टाइम टू टाइम मिल सके। और जितना आप अपने कलीग्स के साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे तो उनको भी इस चीज़ का क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा। तो विद दिस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।